अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए आज हम जो है एक नए सबक पर बात करते हैं, नातिक आदात और उस पर अमल। ठीक है, नातिक आदात से मुतालिक हमने पिछले सबक में कुछ अहम बातें पढ़ी थे। हमने आदात का इल्म जो सबक हम पढ़ रहे थे उसमें हमने तबई आदात, सही आदात, मुकम्मल आदात है ना, फिर नातिक आदात, गैर नातिक आदात क्या होते हैं ये पढ़े थे, और हकीकी आदात किससे कहते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था और कुछ ट्रिक्स भी हमने उसमें देखे थे। अब हम इस सबक पर आते हैं। इसकी बुनियाद भी वही सबक है, उसी सबक की अहम बातें इससे कनेक्ट है, जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो हम इस सबक में चलिए हमको कुछ अहम बातों पर बात करनी है। यहाँ पर पहले 3 बातें जो हमने पिछले सबक में पढ़े थे उसको समझ लेते हैं, एक बार दोहरा लेते हैं। ठीक है, तबई आदात का सेट। मैंने आपसे कहा था कि तबई आदात क्या होते हैं, भूले तो नहीं ना। हाँ, तबई आदात बोले तो गिनती के आदात, ठीक है, उसमें 0 शामिल नहीं होता। तो तबई आदात का सेट बोले तो 1 से लेकर आगे तक जितने भी है। तबई आदात में सबसे छोटा आदत बताया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा आदत नहीं बताया जा सकता। सबसे छोटा आदत क्या है तबई आदत का, वो 1 है, और सबसे बड़ा जो है बताया नहीं जा सकता, उसको इन्फिनाइट कहते हैं। ठीक है, मुकम्मल आदत का सेट, ये भी हमने पिछली मर्तबा में वीडियो में समझा था कि जब तबई आदात में 0 शामिल हो जाता है तो वो मुकम्मल आदात का सेट बन जाता है। ठीक है, वहाँ पर वो मुकम्मल आदात कहलाता है। ठीक है, और इसमें सबसे छोटा आदत क्या है मुकम्मल आदत में, वो है 0, और सबसे बड़ा बताया नहीं जा सकता। सही आदात का सेट, जब जो है 0 और मस्बत आदात के साथ मनफी आदात भी जुड़ जाए, मनफी आदात भी शामिल हो जाए, तो ये सब क्या कहलाते हैं, सही आदात का सेट कहलाते हैं। जिसमें 0 भी हो, मस्बत आदात भी हो, मनफी आदात भी हो, ये सब मिलाकर क्या बनते हैं, हाँ, सही आदात का सेट बनता है। ठीक है, ये हमने पिछले इसमें भी पढ़ा था। आगे देखिए, अब आते हैं हम कुछ अहम बातों पर जिसका याद रखना, जिसका समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपको ये चीज़ें अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए, और इसको आप पॉइंट की शक्ल में लिख भी सकते हैं और याद भी रखना है आपको। क्योंकि आप अगर ये समझ लेंगे, ये बातें समझ लेंगे, बुनियादी और अहम बातें हैं, तो आप इससे मुतालिक कोई भी सवाल फिर इंशाल्लाह आसानी से हल कर सकेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक बात जो यहाँ लिखी है कि वो 0 बटे गैर सिफर अदद इज इक्वल टू 0, यानी 0 के बटे में अगर कोई भी अदद आता है तो इसका मतलब यह है वो 0 हो जाता है। अब आप यहाँ पर किसी भी अदद को रखिए, अगर 0 के बटे में है तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बात कोई बहुत तफसील में जाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान सी बात है, आपको याद रखना है, ये उसूल है इसका। ठीक है, नातिक आदात में इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। 0 के बटे में कोई भी अदद आ गए तो इसका मतलब वह क्या है, वो क्या है, वो 0 है। ठीक है, बात समझ में आ गई, इसको भूलना नहीं है। दूसरी अहम बात, दूसरी बात को याद रखिए। दूसरी बात क्या है कि कोई भी सही अदद, सही अदद में क्या शामिल है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, तमाम मस्बत आदात 0 और तमाम मनफी आदात, ये सब सही आदात कहलाते हैं। ठीक है, अगर कोई भी सही अदद की के बटे में 0 आ जाए तो उसकी तकसीम नहीं की जा सकती, यानी वो क्या हो जाता है, वो कहलाएगा ये बेमानी कसर हो गई। ये क्या हो गई, बेमानी कसर हो गई, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर बटे में 0 आ जाए तो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये -3 बटे 0, तो ये कसर जो है बेमानी हो गई, क्या हो गई, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि बटे में 0 नहीं आता है, क्या आना चाहिए बटे में, इनडायरेक्टली क्या होता है, किसी भी अदद के बटे में 5 है तो उसके बटे में इनडायरेक्टली 1 होता है हमेशा। -3 लिखा है, उसके बटे में क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अगर किसी अदद के जो है, किसी सही अदद के बटे में 0 आ जाए तो इसका मतलब वो क्या है, वो बेमानी कसर है, वो कसर नहीं होगी। ठीक है, तीसरी बात को याद रखिए, 2 सही आदात की तकसीम से एक नातिक अदद हासिल होता है। कोई भी 2 अदद सही आदात की तकसीम करेंगे हम तो उससे क्या होगा, एक नातिक अदद हासिल होता है, मगर आगे की शर्त याद रखिए, मगर उसका नसब नुमा गैर सिफर अदद होना चाहिए। बात पूरी समझना ज़रूरी है। कोई भी 2 सही आदात, आप बोलिए, बोलो कौन से सही आदात लेते हैं,
हाँ ठीक, -8, ठीक है। और किससे तकसीम करते उसको? 5 से कर देते, ठीक है। ये बन गए 2 सही आदाद की तकसीम। अब इससे क्या हासिल हुआ हमको? ये क्या हो गया? ये एक नातिक अदद हासिल हो गया हमको। क्या हासिल हो गया? नातिक अदद। लेकिन इस तरह से जब भी कर रहे हैं, -8 को 5 से तकसीम कर रहे हैं यहां पर, है ना। तो जब भी हम ऐसा करेंगे तो क्या बात याद रखना है कि नसब नुमा में, यहां पर नसब नुमा जो है ना, यानी नीचे वाला अदद, ठीक है, नसब नुमा गैर सिफर अदद होना चाहिए, यानी वो 0 नहीं होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए। याद रखिए अच्छी तरह से कि हमको बटे में 0 को लेके जाना ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? अगर बटे में 0 नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है? वो नातिक अदद है। अगर कोई भी 2 सही आदाद मिल रहे तो, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, बुनियादी बातें हैं, याद रखने की बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां पर और एक बात है, तमाम सही आदाद नातिक आदाद के ग्रोह में शामिल है। यानी आप नातिक आदाद में, पहली बात तो सही आदाद में क्या रहते हैं, तो हमने तमाम मस्बत अदद, तमाम मस्बत अदद, है ना, मस्बत आदाद जमा 0 जमा मनफी आदाद, मनफी आदाद, ठीक है। ये क्या है? तमाम सही आदाद है। ये सब सही आदाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सही आदाद कहलाते हैं। तो ये तमाम सही आदाद नातिक आदाद के ग्रोह में शामिल है। यानी इसमें से आप कोई भी ले ले तो वो नातिक आदाद कहलाएगा। और 2 सही आदाद के दरमियान में भी हमेशा बहुत सारे नातिक आदाद होते हैं। यहाँ ये बात समझ में आ गई कि तमाम सही आदाद क्या होंगे? वो इनडायरेक्टली नातिक अदद भी होगी। इधर से हम एक अदद ले लेते कोई, -5, ठीक है, ये भी नातिक अदद है। 0, ये भी नातिक अदद है। इधर से ले लेते 8, ये भी नातिक अदद है, ठीक है। ये सब जो है इसमें काय में शामिल है? किस चीज़ में शामिल है? नातिक आदाद के ग्रोह में शामिल है, ठीक है, इसमें आता है। हाँ, अभी उसके आगे की बात देखिए, ठीक है। दूसरी बात देखिए, नातिक आदाद का नसबनुमा हमेशा मस्बत सही अदद की शक्ल में लिखा जाता है। नातिक आदाद का नसबनुमा हमेशा मस्बत सही अदद की शक्ल में लिखा जाता है। अभी तो बोल रहे थे अपन कि मनफी अदद भी जो है इसमें शामिल है। जैसे -3/5 की बात मैंने कहा था। तो ये नसबनुमा जो है ना हमेशा मस्बत अदद में होता है। आप बोलेंगे अगर -5 कर दे तो क्या होगा? चलो ठीक है, मस्बत 3 लेते हैं और -5 करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है कि ये अलामत यहाँ नहीं लगाई जाती है, ये अलामत जो है वो यहाँ आ जाती है, ठीक है। वो अलामत कहाँ आ जाती है? यहाँ आ जाती है। तो नसबनुमा जो है कभी भी मनफी में नहीं होता, वो मस्बत अदद की शक्ल में ही लिखा जाता है। किस शक्ल में लिखा जाता है नसबनुमा? हमेशा मस्बत अदद की शक्ल में। समझ में आ रहा है ना जी? ठीक है, ठीक है। अगला देखिए, जिन 2 नातिक आदाद की जमा 0 हो तो वो 2 आदाद एक दूसरे के जमई माकूस या मुतजाद आदाद कहलाते हैं। जमई माकूस पर हमें एक सबक भी है, हम उसमें भी पढ़ेंगे। अलबत्ता यहाँ पर मैं 1-2 मिसालें देकर तुमको समझाता हूँ। जिन 2 नातिक आदाद, मैंने कहा था कि तमाम सही आदाद जो है नातिक आदाद है। मैं इधर से ले लेता हूँ -3, ठीक है, और इधर से ले लेता हूँ मैं क्या लेता हूँ? मस्बत आदाद में से 3 ले लेता हूँ, ठीक है। जिन 2 नातिक आदाद की जमा 0 हो, जब हम इसकी जमा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। -3 जमा मस्बत 3 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऐसे जो आदाद है, जो नातिक आदाद हैं, जिनके जमा करने पर 0 हो जाता है, वो एक दूसरे के जमई माकूस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? जमई माकूस या फिर मुतजाद कहलाते हैं, मुतजाद आदाद कहलाते हैं। जमई माकूस कहलाते हैं या मुतजाद। -3 मस्बत 3 मुतजाद है ना, अपोजिट है ना एक दूसरे के। तो इस तरह से ये बात भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि जिन 2 नातिक आदाद की जमा 0 हो जाती है तो वो क्या है? एक दूसरे के जमई माकूस। ये वाली जमई नहीं, ये नहीं, ये वाला जमई माकूस है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये क्या कहलाएंगे?
ऐसे दो नातिक आदाद जिनकी जमा जो है सिफर हो रही है वो कहलाएंगे जमई माकूस, या फिर वो कहलाएंगे मुतजाद आदाद। क्या कहलाएंगे? मुतजाद आदाद। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, ये बुनियादी बातें याद रखने की बातें हैं, समझने की बातें हैं। ठीक है, कोई भी अदद ट्राई करके देख सकते हैं आप। मिसाल में आप अलग अलग जो है अदद रख कर देखिए, और अगर उनका हासिल जमा जो है सिफर आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है? एक दूसरे के जमई माकूस है। ठीक है, अगले इस पर आइए। हाँ, यहां पर समझ लीजिए, जिन दो नातिक आदाद का हासिल ज़र्ब एक हो, ऐसे आदाद क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के ज़रबी माकूस कहलाते हैं। अभी हमने जमई माकूस की बात ली हासिल जमा की बिना पर, हासिल जमा सिफर आने की बिना पर। अब अगर हासिल ज़र्ब करने के बाद जो हासिल है वो अगर एक आ रहा है तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे ज़रबी माकूस। वो क्या कहलाएंगे? ज़रबी माकूस कहलाएंगे। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, 2/3 ज़रब 3/2। ठीक है, 3 का 3, 3 का 3। ठीक है, 2 का 2, 2 का 2 कट गए, क्या बच जाएगा? एक ज़रब एक। तो हासिल ज़रब अगर एक आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो क्या है? वो दो नातिक आदाद क्या कहलाएंगे? वो एक दूसरे के ज़रबी माकूस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ज़रबी माकूस। इसमें आमतौर पर अपोजिट वर्ड ही होते हैं, सॉरी वर्ड बोल रहा हूँ मैं, अपोजिट नंबर्स होते हैं, आदाद होते हैं। ठीक है, जो कड़ी आते हैं और एक हासिल में आता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? ज़रबी माकूस कहलाता है। बात को थोड़ा सा और खुलकर समझो। दो नातिक आदाद की बात की जा रही है और क्या होना चाहिए? हासिल ज़रब में एक आना चाहिए। अब हम कोई भी दो नातिक आदाद ले लो। अब यहाँ पर अगर 5/3 ले लूँ मैं और ज़रब में 3/5 ले लो। ठीक है, इसको मस्बत मनफी कैसे भी करके देख लो, एक ही आएगा। ठीक है, तो हासिल 5 × 5, 5 × 5, 3 × 3 और 3 × 3 कट गए। यहाँ एक बचा, एक ज़रब एक इज इक्वल टू एक एकम एक, है ना? तो क्या आ रहा है जवाब में? क्या आ रहा है? एक आ रहा है। हासिल ज़रब करने के बाद जो हासिल है उसको बोलते हैं हासिल ज़रब, एक आ रहा है। ठीक है, तो क्या कहलाएंगे? ये दोनों नातिक आदाद है ना, 5/3 और 3/5 नातिक आदाद है। ये क्या कहलाएंगे? ये एक दूसरे के ज़रबी माकूस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ज़रबी माकूस। ठीक है, दो बातें अलग अलग थी, दोनों को अलग अलग तरीके से याद रखना। चलिए आगे की बात देखिए। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? किसी भी नातिक अदद को गैर सिफर अदद से तकसीम देने पर खारिज किस्मत नातिक अदद ही होता है। किसी भी नातिक अदद को अगर हम गैर सिफर अदद से तकसीम दे रहे हैं तो खारिज किस्मत क्या होगा? वो हमेशा नातिक अदद ही होगा। यानी कोई भी अदद बचेगा अगर, तो वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? नातिक अदद कहलाएंगे। आसान सी बात है। अगर मैं 18 तकसीम 4 कर रहा हूँ, ठीक है, 18 तकसीम 4 में कर रहा हूँ, तो 4 × 4, 4 × 16 बचे 2, फिर इधर 0 लगा दिए, 4 × 5 = 20, यानी 4.5। ये भी क्या हो गया? ये भी नातिक अदद हो गया, है ना? जो भी हासिल खारिज किस्मत होगा वो क्या कहलाएगा? वो नातिक अदद ही होगा। ठीक है, तो ऐसा जब भी ऐसा आता है आप आसानी से समझ लें। बस तकसीम में जो गैर सिफर अदद होना चाहिए, गैर सिफर अदद से तकसीम करना चाहिए, वरना फिर बात वो मैंने कहा कि वो बेमानी कसर हो जाती है, वो बात में शामिल हो जाएगी। ठीक है, अगले पॉइंट पर आइए। किसी भी गैर सिफर नातिक अदद को उसी अदद से तकसीम देने पर खारिज किस्मत एक आता है। आसान सी बात है ये तो। यानी अगर 8 को आप जो है तकसीम देंगे किसी भी गैर सिफर नातिक अदद, यानी ऐसा नातिक अदद लेना है जो सिफर नहीं है, ठीक है, तो हम 8 ले लेते हैं। जितना भी लेना है उतना ले लो, 18 ले लो, 15 ले लो। ठीक है, अगर उसको उसी अदद से तकसीम किया जाता है, अगर 8 को 8 से, 15 को 15 से, 18 को 18 से, ठीक है, उसी अदद से तकसीम किया जाता है तो खारिज किस्मत क्या आएगा? 8 × 8, 15 × 15, खारिज किस्मत क्या आ रहा है? एक आता है। ठीक है,
ये चीज़ आसान सी बात है ना। खारिजी किस्मत के तौर पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, अगर किसी भी गैर सिफर नातिक अदद को उसी अदद से तकसीम किया जाए तो। ठीक है, अब सबसे बड़ा नातिक अदद बताया नहीं जा सकता, ये भी आसान सी बात है, लेकिन याद रखने की बात है कि सबसे बड़ा नातिक अदद कौन सा है अगर पूछा जाए तो ये बताया नहीं जा सकता है ना। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखना। और सबसे छोटा नातिक अदद भी बताया नहीं जा सकता, सबसे छोटा नातिक अदद भी बताया नहीं जा सकता, क्योंकि मनफी में जब जाते उसमें मनफी आदाद भी शामिल होते हैं, है ना। तो मनफी में, जैसे मैं एक मिसाल से आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा आप इधर देख लीजिए, है ना। देखो मैं इससे आपको ये अददी खत है, यहाँ 0 है, ठीक है, यहाँ पर मस्बत 1, मस्बत 2, मस्बत 3, ठीक है, 4, 5 और ये आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और इधर की तरफ में हम देखते हैं -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। तो क्या बात कही गई, सबसे बड़ा नातिक अदद बताया नहीं जा सकता। जाहिर सी बात है मस्बत आदाद में ही सबसे बड़ा अदद बनेगा ना। तो हमको ये मालूम है कि मस्बत अदद में अगर ये गिनती आगे बढ़ेगी तो हमको कहाँ तक जाएंगी ये हम बता नहीं सकते, है ना। तो सबसे बड़ा नातिक अदद जो है बताया नहीं जा सकता। अब वैसी ही बात सबसे छोटा नातिक अदद, तो नातिक अदद में यहाँ पर ही गिनती में जब हम कम से कम की तरफ जाएंगे तो इधर जाएंगे ना, बात इधर की तरफ जाएगी बात। तो सबसे छोटा नातिक अदद जो होगा वो भी बताया नहीं जा सकता। ये गिनती अगर मनफी में बढ़ती जाए, इधर ये दीवार के बाहर भी निकल जाएगी ना, ऐसा नहीं होगा। तो यानी इसका मतलब ये कि अगर कितना ही हम उसको आगे गिनते चले जाएं तो हम बता नहीं सकते कि सबसे छोटा नातिक अदद क्या है ना। ठीक है, क्या है, समझे कि नहीं समझा? हाँ, समझने की कोशिश करो अच्छी तरह से, ठीक है। ये बात हमने समझी, आगे देखो। हाँ, वही बात है इसमें, सबसे छोटा नातिक अदद बताया नहीं जा सकता, ठीक है। अददी खत पर वाक़े कोई भी नातिक अदद बाएं तरफ के नातिक अदद से बड़ा और दाएं तरफ के नातिक अदद से छोटा होता है। अभी मैंने हमने अददी खत बनाए थे, ठीक है। तो अददी खत पर वाक़े कोई भी नातिक अदद, जैसे और एक मरतबा हमको अदद वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, बाएं तरफ बोले तो लेफ्ट साइड में, और दाएं तरफ बोले तो सीधी तरफ में, ठीक है। लेफ्ट और राइट, ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, अददी खत पर वाक़े कोई भी नातिक अदद बाएं तरफ के नातिक अदद से बड़ा होता है, ठीक है। यानी अगर यहाँ पर मैं इसको थोड़ा कलर चेंज करके समझाने की कोशिश करता हूँ। ये 0 है, यहाँ -5 है, और यहाँ अगर 1 है, ठीक है, राइट साइड में, या फिर यहाँ -1 है, तो ये बात याद रखिए कि जो दाएं तरफ का अददी खत पर जो दाएं तरफ का अदद होगा वो हमेशा बड़ा रहेगा बाएं तरफ के अदद से। लेफ्ट साइड के हिंदसे से अदद से वो बड़ा रहेगा। बात समझ में आ रही? क्योंकि ये जो है ना, इधर से इधर की तरफ, लेफ्ट टू राइट, इधर से इधर की तरफ जो है अदद बड़े होते चले जाते हैं। अब जैसे -5 छोटा है ना बहुत, -4 ये उससे थोड़ा बड़ा है, -3 ये उससे बड़ा है, -2 ये उससे बड़ा है, -1 उससे बड़ा है, 0 उससे बड़ा है, 1 उससे बड़ा है, 2 उससे बड़ा है, 3 उससे बड़ा है, 4 उससे बड़ा है। बात समझ में आ रही? तो ये क्या होता है, लेफ्ट टू राइट में अदद बड़े होते चले जाते हैं। तो आपको क्या बात याद रखना है कि अददी खत पर हमेशा जो बाएं तरफ के नातिक अदद है वो उससे जो है राइट साइड के जो यानी दाएं तरफ के जो नातिक अदद होंगे वो बड़े होंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड की नातिक अदद से राइट साइड के जो नातिक अदद होंगे वो बड़े होंगे। समझा के चक्कर आ गए? हाँ, समझा? हाँ, समझ में आ रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और दाएं तरफ के नातिक अदद से वो छोटे, अगर बड़े पूछे तो इधर के रहेंगे और इधर के क्या हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, वो तो छोटे हो जाएंगे फिर, है ना। ठीक है, आगे की बात देखिए। कोई भी मनफी नातिक अदद 0 के बाईं तरफ होता है, जाहिर सी बात है। मनफी नातिक अदद किधर होता है? बाएं तरफ, यानी लेफ्ट साइड में होता है। अभी देखो, आप वीडियो देख रहे हैं,
ज़ीरो के बाएं तरफ कौन से अदद है? मनफी अदद है ना। मनफी नातिक आदाद ज़ीरो के बाएं तरफ लेफ्ट साइड में होते हैं, इसलिए वो ज़ीरो से छोटा होता है। इसलिए क्या होता है, वो जाहिर सी बात है वो ज़ीरो से छोटा होता है। दो मस्बत नातिक आदाद का नसबनुमा मसावी हो तो, ये याद रखने की बात है, समझने की बात है, उसको मैं पहले इधर कर देता हूँ। दो मस्बत नातिक आदाद का नसबनुमा मसावी हो तो जिस नातिक आदाद का शुमार कुनिंदा बड़ा हो वो नातिक आदाद बड़ा होता है। यह एक मिसाल लिखी हुई है। अभी देखो यहाँ पर नसबनुमा सेम है इनके, है ना। क्या है ये नसबनुमा जो है सेम है, 12 12 12, 7/12, 4/12, 2/12। जब ऐसा कभी आ रहा है अदद, तो नातिक अदद जब इस तरह के आ रहा है, तो अब उसमें से बड़ा नातिक अदद कौन सा है या बड़ी कसर कौन सी है, तो आप कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए एक कंडीशन है कि हमको ये देखना पड़ेगा, जब नसबनुमा सबके सेम हैं तो जिसका शुमार कुनिंदा, ऊपर वाले को शुमार कुनिंदा कहते हैं, तो जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा हो वो अदद बड़ा होता है। इसका मतलब क्या है, ये अदद बड़ा है। आसान सी बात है बहुत। जब 4/7, 3/7, 11/7, 15/7 इस तरह से कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि चलो इसमें सबसे बड़ा नातिक अदद और सबसे छोटा नातिक अदद पहचानिए। तो यहाँ पर क्या कंडीशन है कि सबके नसबनुमा यकसा है, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, जिसका शुमार कुनिंदा सबसे बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है, ये क्या है, ये सबसे बड़ा है। 15/7 शुमार कुनिंदा बड़ा है ना उसका, तो वो सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कि जिसका शुमार कुनिंदा सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा, है ना। ये भी समझने की और याद रखने की बात है। आप ऐसी कोई भी मिसाल करके देखिए, आप उसको हल करके भी देखेंगे ना तो भी समझ में आ जाएगा। आप उसको तकसीम करके देखिए तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा है, इसका मतलब वो बड़ा अदद है, बड़ा नातिक अदद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, बातें बढ़ती जा रही हैं बातें। नातिक आदाद के नसबनुमा मसावी ना हो तो उनके नसबनुमा यकसा बनाकर उनके माबैन छोटे या बड़े की शनाख्त की जा सकती है। अगर नसबनुमा यकसा नहीं है तो फिर कैसे पहचानते हैं छोटे या बड़े के? तो पहले उसका नसबनुमा यकसा करते हैं। जैसे 4/5 और 6/2 या 6/7 ले लेते हैं हम 7। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसमें से कौन से छोटा है कौन सा बड़ा है इसको पहचानना है। और नसबनुमा तो यकसा नहीं है, तो फिर पहले क्या करना पड़ता है, नसबनुमा को यकसा बनाना पड़ता है। तो उसका तरीका क्या है कि आप इस नीचे वाले अदद से इसको ज़रब दे दो, इन दोनों को, और इससे उन दोनों को ज़रब दे दो। आसान सा तरीका है। 7 से इसको ज़रब करेंगे तो 7 चौक 28। ठीक है, वो पूरा लिख रहा नहीं वो मैं कि 4 ज़रब 7 फिर 5 ज़रब 7, इस तरह से नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 7 पंजे 35, 5 से इन दोनों को ज़रब करेंगे, 5 छक्के 30, 5 7 35। नसबनुमा एक जैसा हो गया। अब आप बताओ कौन सा अदद बड़ा है दोनों में से, कौन सा नातिक अदद बड़ा है? हाँ, अभी हमने समझे कि जब नसबनुमा यकसा हो तो जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा होता है, यानी वो बड़ा होता है, तो फिर ये बड़ा हो गया। अब पहचानना आसान हो गया, पहले मुश्किल ही आ रहा था ना पहचानना। तो इस तरह से पहचाना जा सकता है, तरीका उसका ये रहेगा। ठीक है, छोटे बड़े की शनाख्त करने के लिए कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। किसी भी नातिक अदद में ज़ीरो जमा करने या तफरीक करने पर जवाब वही नातिक अदद आता है। ये तो यार बहुत भोली भाली बातें कर रहे मियाँ तुम। हाँ, तो लेकिन ये समझने की बात है, इसलिए हमने उसको नोट किया है कि कोई भी नातिक अदद हो, अगर उसमें ज़ीरो जमा करेंगे या ज़ीरो तफरीक करेंगे तो ना वही नातिक अदद मिलेगा। 8 है, उसमें से अगर ज़ीरो तफरीक करेंगे तो क्या होगा, 8 ही मिलेगा चाचा, है ना। और अगर 8 में ज़ीरो जमा करेंगे तो क्या होगा, तब भी 8 ही रहेगा। ठीक है, तो किसी भी नातिक अदद में ज़ीरो जमा करने या तफरीक करने पर क्या होता है, वही अदद हासिल होता है। उसके आगे की बात देखिए,
किसी भी दो नातिक आदाद की जमा, तफरीक, ज़र्ब और तकसीम करने पर नातिक आदाद ही हासिल होता है। ये भी बात वैसी है। आप इनमें से किसी को भी ज़र्ब करके देखो तो हासिल वही होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या कोई और अदद आएगा, लेकिन होगा क्या, वो नातिक अदद ही होगा। ठीक है, उसको और समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चाहे ज़र्ब करके देखो, चाहे तकसीम करके देखो, चाहे आप उसके तफरीक करो, जमा करो, ये सब इनमें से कोई भी अमल करके देखो आप, तो आपको जो है हासिल होने वाला जो अदद रहेगा वो क्या रहेगा, वो नातिक अदद ही होगा। आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, दो नातिक आदाद के दरमियान बेशुमार नातिक आदाद होते हैं। हाँ, ये बात भी याद रखने की। अददी खत पर मैंने आपको बताया था ना, तो उस पर जो है आप आसानी से उसको कर सकते हैं कि अशारिया में जाती है बात, एक ये 0 है, ठीक है, 1 2, तो इनके बीच में कई सारे नातिक अदद होते हैं। आप अशारिया में उसको डालते जाइए, इतने पॉइंट, इतने इतने पॉइंट, इतने, तो वो बेशुमार नातिक आदाद होते हैं। ठीक है, वो भी नातिक अदद रहते हैं ना। ठीक है, मनफी नातिक आदाद के नसब नुमा मसावी हो तो दर्ज झेल के मुताबिक छोटा बड़ापन दिखाया जा सकता है। अब देखो यहाँ पर अगर मनफी नातिक आदाद है तो उनका छोटा बड़ापन कैसे दिखाएंगे फिर हम? यहाँ पर देखो बात उल्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बात अपोजिट हो जाएगी। मस्बत में क्या था कि जिसका नसब नुमा, जब नसब नुमा यकसा हो और शुमार कुनिंदा बड़ा आ जाए तो वो बड़ा होता है, लेकिन मनफी में कंडीशन चेंज हो जाती है, बदल जाती है। इसके उल्टा हो जाता है कि जब नसब नुमा यकसा हो गए मनफी नातिक आदाद में, तो जिसका शुमार कुनिंदा सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। यानी 3 जो है मनफी 3/5, ये क्या होगा? ये सबसे बड़े अदद होगा, और ये जिसका शुमार कुनिंदा सबसे बड़ा है वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, है ना। जैसे अददी खत पर हमने देखे थे ना, ये 0 है तो -1, यहाँ -8, तो कौन सा बड़ा है दोनों में से? ये बड़ा है। कंफ्यूज नहीं होना है, -1 बड़ा है -8 से। ठीक है, तो ऐसा ही इसमें है कि जब इस तरह की कोई आदाद दिए जाएंगे, नातिक आदाद दिए जाएंगे जिसके नसब नुमा एक जैसे हो, तो उसमें से कौन सा बड़ा रहेगा? ऐसे मनफी नातिक आदाद दिए जाए तो जिनके नसब नुमा सेम हो तो कौन सा बड़ा रहेगा? जिसका शुमार कुनिंदा सबसे छोटा हो। मस्बत और मनफी में फ़र्क करना है आपको और याद रखना है। ठीक है, चक्रा मत जाना है। हाँ, आप समझदार बच्चे माशाल्लाह। ठीक है, चलिए आगे बढ़े की बात। हाँ, अब बातें शायद ख़त्म होने को आई। ठीक है, कुछ 2-3 बातें रह गई। अगर नातिक आदाद का शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों की अलामत यकसा हो तो हमें मस्बत नातिक आदाद हासिल होते हैं। अगर नातिक आदाद का शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों की अलामत यकसा हो तो हमें क्या, कैसे आदाद हासिल होते? मस्बत हासिल होते। जैसे मैं मिसाल देता हूँ आपको, 3/5 दोनों मस्बत है तो मस्बत ही हासिल होगा। जो भी अदद आएगा वो क्या आएगा? मस्बत आएगा। अलबत्ता -4/-6 तो मनफी क्या हो जाता है? जमा में बदल जाता है। तो फिर क्या होगा? तब भी जो है क्या हासिल होगा? तब भी क्या हासिल होगा? मस्बत अदद ही हासिल होगा। ठीक है, चूँकि मनफी कट जाएंगे। अगर उनकी अलामतें यकसा है तो वो क्या होगा? हासिल होने वाला जो नातिक अदद रहेगा वो मस्बत रहेगा। बात समझने की, थोड़ा सा अगर गौर करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। मस्बत लेंगे तो ऑटोमेटिकली मस्बत ही आएगा, लेकिन दोनों मनफी है चूँकि यकसा, दोनों की अलामतें यकसा बोला, तो अगर ऊपर भी मनफी है तो नीचे भी मनफी होगा। ठीक है, तो अगर दोनों मनफी है, दोनों की अलामतें यकसा है, तो हासिल होने वाला जो नातिक अदद होता है वो क्या होता है? मस्बत होता है। ठीक है, वो मस्बत होता है, मस्बत नातिक अदद हासिल होता है। बात समझ में आ रही? हाँ, ज़्यादा इसमें गहराई भी नहीं है बात में। ठीक है, अगर नातिक आदाद का शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों की अलामत मुखालिफ हो, यानी -+ मनफी या जमा हो, तो मुखालिफ है ना एक दूसरे के अलामत। यहाँ यकसा अलामत की बात करी, यहाँ अलामत मुखालिफ होते हैं, एक दूसरे के मुखालिफ है अगर, तो हमें मनफी नातिक अदद हासिल होता है। हाँ, अब वही बात को हम ऐसा कर लेते हैं, -4/6 कर लेते हैं। एक मस्बत है, एक मनफी है, तो हमको जो हासिल होगा वो क्या हासिल होगा? मनफी। जो अदद हासिल होगा वो मनफी रहेगा।
चाहे वो मनफी वाला अदद छोटा हो या बड़ा हो। मनफी वाला अदद अगर छोटा भी रहता है तब भी वो मनफी ही हासिल होगा, और अगर वो बड़ा रहता है अदद तब भी हमको जो हासिल होगा मनफी नातिक अदद वो क्या रहेगा, वो मनफी ही रहेगा। आप उसको मिसाल के तौर पर भी हल करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगर मस्बत नातिक आदाद के शुमार कुनिंदा यकसा हो तो उन नातिक आदाद में जिसका नसब नुमा सबसे छोटा होगा वो अदद सबसे बड़ा होगा। अगर मस्बत नातिक आदाद के शुमार कुनिंदा, मस्बत आए, बात को समझने की कोशिश करें ना, मस्बत नातिक आदाद में शुमार कुनिंदा यकसा हो तो मैं आदि जो शर्त है उसके मुताबिक चलता हूँ। 5 शुमार कुनिंदा लिख लेता हूँ, 6, 9, ठीक है, मस्बत ले लिया हो तो उन नातिक आदाद में जिसका नसब नुमा सबसे छोटा होगा वो अदद सबसे बड़ा होगा। यहाँ पर 4, 3 और यहाँ 2। मैंने क्या किया, सही किया, गलत किया। यहाँ कहा जा रहा है शुमार कुनिंदा यकसा होना चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए था, अगर मैं 5 ले रहा हूँ तो तीनों भी 5 5 लेना चाहिए था। ठीक है, शुमार कुनिंदा यकसा करने की बात कही गई है। ठीक है, तो अगर शुमार कुनिंदा यकसा हो तो क्या होगा, नसब नुमा में अगर मैं 4 ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ, 3 ले रहा हूँ, सबसे छोटा जिसका शुमार कुनिंदा नसब नुमा होगा तो वो क्या होगा, सबसे बड़ा नातिक अदद। सबसे छोटा किसका है, नसब नुमा, वो ये है। ठीक है, तो ये बड़ा रहेगा, ये अदद क्या कहलाएगा, बड़ा कहलाएगा, बड़ा नातिक अदद रहेगा। ये शर्त याद रखना है कि अगर शुमार कुनिंदा यकसा है तो जिसका नसब नुमा सबसे छोटा होगा वो बड़ा रहेगा, लेकिन ये मस्बत नातिक आदाद से मुतालिक शर्त है। ठीक है, अगली शर्त देखिए। अगर मनफी नातिक आदाद के शुमार कुनिंदा यकसा हो तो, मनफी नातिक आदाद के शुमार कुनिंदा यकसा हो तो उन नातिक आदाद में जिसका नसब नुमा सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा नातिक अदद कहलाएगा। मनफी नातिक आदाद के शुमार कुनिंदा अगर यकसा है, -4, -4, -4, ठीक है, शुमार कुनिंदा यकसा है, जिसका नसब नुमा सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा नातिक अदद होगा। 6, 8, 9। अब इसमें से कौन सा बड़ा रहेगा, तो जिसका नातिक अदद, जिसका नसब नुमा बड़ा रहेगा वो सबसे बड़ा रहेगा, है ना। लेकिन मनफी की बात की जा रही तो नीचे मनफी लगाते नहीं है। ठीक है, मनफी लगाते नहीं है। इसको आप अलामतों को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, यहाँ से ऊपर नहीं लिखते हुए यहाँ लिखते हैं -4/5, -4/8, -4 यकसा लेना है ना, 4/6। तो जिसका नसब नुमा बड़ा रहेगा वो क्या रहेगा, वो अदद बड़ा रहेगा। ठीक है, ऐसा अदद क्या कहलाएगा, बड़ा नातिक अदद होगा इनमें जो मौजूद दिए गए आदाद है उनमें। ठीक है, आगे बढ़े। अगर मस्बत नातिक आदाद में शुमार कुनिंदा, अगर मस्बत नातिक आदाद में शुमार कुनिंदा नसब नुमा से 1 या 2 या 3 से बड़ा हो तो, मस्बत नातिक आदाद में शुमार कुनिंदा अगर नसब नुमा से 1 या 2 या 3 से बड़ा हो तो जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा होगा वो बड़ा नातिक अदद कहलाएगा। क्या बात कही जा रही है कि मस्बत नातिक आदाद है और जिसका शुमार कुनिंदा जैसे 3/2, 2 से 1 बड़ा है। ठीक है, 6/4, यहाँ वो 2 से बड़ा है। ठीक है, ये 5 ले रहे हैं हम और 3 से बड़ा बताना है तो 8/3। 1 यहाँ 2 से बड़ा है, यहाँ 3 से बड़ा है, ये शर्त है। ठीक है, नसब नुमा 1 से या 2 से या 3 से बड़ा हो तो जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा होगा वो बड़ा नातिक अदद कहलाएगा। तो क्या है, ये अदद क्या कहलाएगा, बड़ा कहलाएगा। ये कौन सा नातिक अदद बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। ठीक है, आप उसको जब तकसीम करके देखेंगे तो जवाब यही आएगा। बात समझ में आई। 1 से
शुमार कुनिंदा से जो है नसबनुमा अगर 1 से बड़ा है, या अब यहाँ नसबनुमा से ये 1 से बड़ा है ना, ये 2 है तो 3, 4 है तो ये 2 बड़े हैं इससे, ये 5 है तो यहाँ 3 से बड़ा है। ठीक है, अगर इस तरह से आ रही है नातिक अदद, इस तरह से आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा रहेगा वो अदद बड़ा रहेगा, ये बड़ा अदद है। सवाल में अगर इस तरह से 3 अदद दे दिए जाएँ आपको और पूछा जाए कि इनमें बड़ा नातिक अदद कौन सा है, तो आपको उस वक्त पहचानने में ये शर्त याद रहना चाहिए। ठीक है, सब बातें बहुत अहम नुकात हैं, इसलिए याद रखना है। हाँ, अब आते हैं हम सवालात पर। सिर्फ 3-4 सवालात हैं, ज़्यादा सवालात मैंने लिया नहीं हूँ। दर्ज झेल में से कौन सा अदद नातिक अदद नहीं है? ये आदाद दिए गए हैं, इनमें से कौन सा अदद जो है नातिक अदद नहीं है? अब पहचानिए कौन सा है, कौन सा अदद नातिक अदद नहीं है। तो बटे में जब 0 चला जाता है तो वो क्या हो जाता है? बेमानी कसर बन जाती है। क्या हो जाती है? बेमानी कसर हो जाती है। तो क्या होगा इसका मतलब? ये होगा, क्या होगा? ये अदद जो है हमारा सही होगा। ठीक है, वो नातिक अदद नहीं है। हाँ, दर्ज झेल में सबसे छोटा नातिक अदद कौन सा है? अब ये सवाल पर गौर करें। दर्ज झेल में सबसे छोटा नातिक अदद कौन सा है? जाहिर सी बात है कि जब हम जो है हम जब लेफ़्ट साइड में जाते तो हमने रूल पढ़ा कि लेफ़्ट साइड में अदद छोटे होते चले जाते हैं, यानी मनफी तरफ जब बढ़ते हैं हम तो छोटे हो जाते हैं अदद। तो इसका मतलब ये है कि मनफी में जब हम जा रहे तो मनफी वाला कौन सा इतना अदद में से? यही है, तो ये सबसे छोटा होगा, है ना। हमने वो रूल पढ़ा था कि मनफी के लेफ़्ट साइड में जब हम चले जाते तो अदद छोटे से छोटे होते चले जाते हैं। यहाँ मनफी का आ गया, बाकी सब मस्बत के हैं, तो मस्बत वाले तो ऑटोमेटिकली बड़े रहते हैं, उसमें अब हमको कंपेयर करने की भी ज़रूरत नहीं। मनफी का आ गया तो ये सबसे छोटा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। मनफी 25/62 ज़र्ब 93/75 मनफी 75 इज इक्वल टू क्या है? ठीक है, तो इस तरह के अगर सवाल दिए जा रहे हैं इसमें, तो हमको हल करके देखना है। क्या करेंगे हम? उसको हल करेंगे, वहीं पर हल करने की कोशिश करते हैं, अलग से ना करते हुए। ठीक है, 25 एकम 25, 25 दिए 75। ठीक है, अब क्या हो गया? इसको हम काट सकते हैं, है ना, इसको काट सकते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ऊपर क्या बचा? 31, 31 एकम 31, 31 दूनी 62। उधर 1 बच गया, इधर 1/2 बचा, यानी 1/2। उसका जवाब क्या आ रहा है? 1/2। क्या बच गया? 1/2 बच गया ना। ज़रब में 1 रहा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1/2 जवाब आया हमारा। बात समझ में आई? आसान सी बात है, हमने उसको वहीं काट दी। 25 एकम 25, 25 तिया 75। हमने फिर 3 जो बचे थे, 3 से इसको काट दिया। 3 तिया 9, ऊपर 3 आया, फिर 3 एकम 3, 31 आया। ठीक है, 31 एकम 31, 31 दूनी 62, तो यहाँ हमको 2 आ गया। तो क्या अब आ गया इधर? 1/2। तो हमारा जवाब इसका मतलब ये है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इस तरह से आज हमने जो है नातिक आदाद और उन पर अमल, ये सबक हमने पढ़ने की कोशिश की, और उसकी अहम बातें क्या होती है वो बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश की। मैं उसकी ज़्यादा तफसीलात में नहीं गया कि हर एक की कुछ मिसालें बताओ, टाइम बढ़ाओ उसको। ठीक है, वैसा नहीं किया। इस अंदाज में वो रखी गई है कि आप उसको अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो समझ में आ जाएगी। अलबत्ता आपको प्रैक्टिस करते हुए उसकी मिसालें हल करना है। हर एक पॉइंट जो यहाँ पर लिखा गया था उसमें 2-3 मिसाल हल करके देखिए क्या वो सही आता है या नहीं। और जब आप 2-3 मिसालें उस पर ट्राई करेंगे ना, तो आपको वो जो उसूल है वो याद हो जाएगा, वो समझ में आ जाएगा आपके। फिर उस पर जब भी कोई आपके सामने आदाद आएगी, आप आसानी से हल करेंगे। अलबत्ता प्रैक्टिस से गुजरना ज़रूरी है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, रियाजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो जितनी मशक करेंगे आप उससे आएगा। उसूलों पर जितनी प्रैक्टिस करके देखेंगे ना, उतना परफेक्ट होते चले जाएंगे। तो आपको दिए गए उसूलों पर बहुत अच्छी मशक करना है। अभी कुछ सवाल, 3 ही सवाल मैंने आपको दिया हूँ। इस पर जब हमारा टेस्ट होगा तो उसमें फिर और सवाल आएंगे जिसमें आपको उन उसूलों का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। ठीक है,
तो ऐसा कीजिए। आपके पास में कुछ सवालात और भी हो तो हल कीजिए। इंशाल्लाह आगे फिर अगले सबक में मिलेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।